Hi friends, so in this video we will learn the format of balance sheet. So let's get started. Format of balance sheet. We know balance sheet and statement of profit and loss account both are given in schedule 3 division 1 for those company which are complying accounting standards. So those company which are following accounting standard, for those balance sheet are here. So we have seen balance sheet format is particulars, notes to accounts, current year and previous year's information. Whatever heads or whatever items are there, we have to learn all those. Okay, so let's get started from the first heading, equity and liabilities. What equity and liabilities means, we have to keep in our mind the T format balance sheet, which is liability side and asset side. Liability side contain the capital and all the long-term liability and current liabilities. Similarly, asset side contains fixed assets and current assets. We have to keep in mind that हम लोग वो दिमाग में रखेंगे तो हम लोग को उससे रेफरेंस मिलेगा कि हम लोग ये समझ सकें। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। कंपनी का जो भी इक्विटी मीन्स जो भी कैपिटल है, जो भी उसके पास है पैसा, जिससे वो पैसा रेज किया है, फंड रेज किया है, तो वो उसके पास है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। व्हाट इक्विटी मीन्स, इक्विटी मीन्स कंपनी का टोटल ओनरशिप। हम लोग जैसे जानते हैं इक्विटी शेयर्स होता है, दैट इक्विटी शेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस इक्विटी। इक्विटी मतलब कंपनी का टोटल शेयर, उस शेयर से ही हम लोग इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं और उसके पार्ट ओनर बनते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ डिनोट करता है कंपनी का कैपिटल एंड कंपनी का लायबिलिटीज़ कितना है। जैसे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट है, जो ट्रेडिशनली बनता है टी शेप का, वो लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये पहला आइटम हुआ, पहला हेडिंग हुआ, एंड द फर्स्ट आइटम इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में वो पैसा आएगा जो हम लोग के कंपनी के शेयर होल्डर से आता है, या फिर जो शेयर होल्डर को डिनोट करता है। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। वी हैव टू लर्न दिस। सबसे पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। फर्स्ट आइटम इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में वो आएगा जो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं उन सब का जो पैसा डिनोट जो बिलोंग करता है वो आएगा यहाँ पे। सबसे पहले शेयर कैपिटल। व्हाट शेयर कैपिटल मीन्स, इस शेयर कैपिटल में वापस हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा अलग से कि ये शेयर कैपिटल वी नो टू काइंड ऑफ शेयर कैपिटल आर देयर। इक्विटी शेयर कैपिटल विच आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच आर सेकेंडरी ओनर ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल में हम लोग को दिखाना पड़ेगा व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने अमाउंट का फेस वैल्यू है शेयर्स का, एंड एट व्हाट एट पार और प्रीमियम दे हैव बीन इशूड इन नोट टू अकाउंट्स इन एक्सप्लेनेशन। तो शेयर कैपिटल में फिर दो टाइप का आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला हो गया शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के आइटम में सबसे पहला हो गया शेयर कैपिटल। सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस। ना व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है उस रेवेन्यू से जो भी प्रॉफिट आता है उसको कंपनी साइड कर दी जाती है और रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दी जाती है। इस रिजर्व एंड सरप्लस का ब्रॉड व्यू है। इसमें क्या क्या आता है, हम लोग जानते हैं जब हम लोग इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो वो प्रीमियम पे भी इशू होता है, तो वो जो प्रीमियम अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व क्या है, एक टाइप का रिजर्व ही है। तो वो रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग है, उसमें जितने भी टाइप्स का रिजर्व्स होता है वो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देने चाहूँ तो रिजर्व एंड सरप्लस का एग्जांपल हो जाएगा जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे तरह का रिजर्व होगा, हम लोग आगे जाके देखेंगे।
उसके बाद थर्ड आइटम है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी अगेंस्ट शेयर वारंट मतलब, इसका मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता हम लोग के सम्स वगैरह में, या फिर प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं आता, पर फिर भी ये शेयर होल्डर्स फंड का एक आइटम है। मनी अगेंस्ट शेयर वारंट मतलब क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को या कंपनी पब्लिक को बोलती है कि आप हमारे शेयर्स में सब्सक्राइब करो, और मैं आपको जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा के दूंगा, और आज नहीं दूंगा शेयर्स, 5 साल बाद दूंगा। अभी के लिए आप एक सिर्फ सर्टिफिकेट ले लो, और इसको दिखा के आप 5 साल बाद मेरे से शेयर्स लेना, और ज़्यादा दाम पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे रिटर्न ले लेना। तो ये वही जो भी कंपनी इशू करती है वो यहाँ रिकॉर्ड करती है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट में। पहला आइटम आप देख सकते हैं हम लोग का कंप्लीट हो गया। शेयर होल्डर्स फंड हम लोग को लर्न करना है। चलिए, शेयर होल्डर्स फंड में 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा आइटम है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। हम लोग जानते हैं कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो इंस्टॉलमेंट पे पैसा मंगवाती है। एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, कोई कोई कंपनी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में डिवाइड कर देती है, नहीं तो सिर्फ फाइनल कॉल होता है। 2, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स होता है, 5 भी होता है कंपनी के हिसाब से। तो शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है, अलॉटमेंट करना बाकी है। तो एक रूल है कंपनीज एक्ट 2013 में कि कंपनी को विद इन 60 डेज एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद सारे शेयर होल्डर्स को पैसा जो है पैसा रिसीव करने के बाद विद इन 60 डेज उन लोग को शेयर्स अलॉट कर देना पड़ेगा। तो जो भी वो 60 डेज में पैसा रिसीव की है वो कंपनी जाके यहाँ रिकॉर्ड करती है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट देना पेंडिंग है, लेकिन एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव कर ली है, तो कंपनी यहाँ लिखती है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। दूसरा आइटम खत्म हो चुका, पहला आइटम खत्म हो चुका। पहला था शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 3 आइटम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा आइटम है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा हम लोग समझेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ हम लोग 11th 12th CA फाउंडेशन से पढ़े आ रहे हैं। क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़? जो विद इन 1 ईयर में पेएबल नहीं है, ज़्यादा 1 ईयर से ज़्यादा का ये जो है ये लॉन्ग टर्म में हम लोग लेके रखे हैं। जैसे क्रेडिटर फॉर मशीनरी हो गया, क्रेडिटर फॉर मशीनरी बोल सकते हैं, या फिर और भी कोई लायबिलिटी, जैसे लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है वो लिया गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म और जो भी कंपनी का डेट्स है वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ ये क्या है हम लोग बाद में समझेंगे, पर अभी के लिए आप जानिए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लायबिलिटीज़ में एक डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस। बोरोइंग्स मतलब होता है कि हमने बोरो किया, हम खुद गए, हमने हाथ फैलाया अपना और हम खुद जाके मांग के लाए। लेकिन लायबिलिटीज़ मतलब क्या? लायबिलिटीज़ मतलब हमने खुद जाके पैसे की डिमांड नहीं की। बोरोइंग मतलब हमें पैसे की नीड थी, हम गए, हमने खुद हाथ फैलाया कि दे दीजिए हमें पैसे की ज़रूरत है, ऐसा। लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मतलब क्या? हम गए मशीन ख़रीदने, हमारे पास कैश में पैसा नहीं था या बैंक में पैसा नहीं था, तो सामने वाले ने क्या बोला, हम तुमको मशीनरी अभी सेल कर दे रहे हैं, तुम मेरे को इतना पैसा विद इन 2 मंथ्स दे देना। तो ये लायबिलिटीज़ है, उसके बदले हमने मशीनरी ली, हम खुद उससे पैसा मांगने नहीं गए थे, हमने क्रेडिट में कुछ ख़रीदा जिसकी वजह से हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो गया, इसलिए ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब ये तभी आएगा वहाँ पे अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। यहाँ पे आ सकता है डिविडेंड पेएबल, अगर किसी का डिविडेंड पे करना बाकी है वो भी यहाँ आ सकता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ऐसा कोई प्रोविज़न कंपनी ने कोई क्रिएट किया है जो कि लॉन्ग टर्म है, तो वो यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। ऐसा क्रिएट किया है मतलब जैसे कोई एक प्रोविज़न क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर ग्रेचुइटी क्रिएट किया है,
या प्रोविज़न फॉर बैड डेट, कोई एक लंबा है प्रोविज़न जिसका संभावना नहीं कि उसकी पैसा जल्दी मिल जाएगा, तो हम लोग उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर आता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे मैंने बोला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए, जो पीरियड 1 साल है वो हम लोग एस्टिमेट करके रखते हैं कि 1 साल ही होगा अकाउंटेंसी में। तो 1 साल से ज़्यादा के लिए बोरो किया है पैसा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर 1 साल विदिन 1 ईयर अगर रीपेएबल है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ट्रेड पेएबल जैसे MSME। व्हाट इज़ MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। जो छोटे जो भी रिटेलर्स या होलसेलर जो भी हैं उनसे हमने सामान खरीद के रखा है, उनको पैसा देना बाकी है, वो आएगा ट्रेड पेएबल्स में। या अदर्स कोई भी सेलर हैं, एजेंट हैं, कोई भी जिनको पैसा देना बाकी है वो आएगा ट्रेड पेएबल्स में। कंपनी का तो होता ही है, वो लोग जो सामान खरीद लेते हैं उसके बाद उनका पैसा देना ड्यू रहता है, फिर वो लोग आराम से धीरे धीरे करके पैसा जो है वो पे करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब हम विदिन 1 ईयर लेस देन से लोन लिया हमने फॉर 6 मंथ्स, तो वो विदिन 1 ईयर पेबल है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हो गया, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी हो गया तो वो ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटीज़ क्या हो सकता है? अदर करंट लायबिलिटीज़ हो सकता है जैसे अक्रूड इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट पे करना कहीं बाकी है, या कोई भी छोटा मोटा लायबिलिटीज़ हम लोग का जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड या फिर डिस्काउंट, कुछ भी ऐसा लायबिलिटीज़ जो है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का एग्जांपल, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न मतलब क्या? हमने प्रोविज़न क्रिएट किया है, हमें विदिन 1 ईयर जो भी लगता है ये प्रोविज़न 1 ईयर के लिए बनाना चाहिए तो वो हम बनाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का एग्जांपल जैसे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हम बनाते हैं वो प्रॉफिट पे बेस करके प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाते हैं। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ PL में टैक्स एक्सपेंस कल पढ़े थे, तो वहाँ से हम लोग जो है अमाउंट लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का, वो लिखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग का जो लायबिलिटी साइड हम लोग बोल सकते हैं टी शेप का लायबिलिटी साइड, वो ख़त्म हो चुका है। वापस हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहला आइटम शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 3 आइटम। पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा आइटम है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये दो याद रहेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट मतलब 1 साल से ज़्यादा वाला, करंट मतलब 1 साल से कम वाला। दो चीज़ याद रखना है शेयर होल्डर्स फंड में, 3 चीज़, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट दूसरा, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। 4 आइटम है लायबिलिटी साइड में। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे एसेट साइड में। तो एसेट साइड में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोग के पुराने वाले बैलेंस शीट की तरह ही एसेट साइड में पहले आएगा फिक्स्ड एसेट और फिर आएगा करंट एसेट, लेकिन थोड़ा वेरिएशन है यहाँ पे हम लोग का शेड्यूल 3 में टैबुलर फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहला आइटम है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़, वैसे नॉन करंट एसेट जो कि 1 ईयर के बाद का जो बेनिफिट देगा हमको 1 ईयर के बाद भी, वो हम लोग का होगा नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट ये हेडिंग है, ये कंपलसरी हम लोग का फॉर्मेट है, ये हम लोग को देना ही पड़ेगा। ये जैसे लिखा हुआ है लाइन वाइज, मैंने बोला एग्ज़ाम में ये नहीं आता, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड मनी अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं आता, जनरली तो नहीं आता, पर एग्ज़ाम में अगर आ गया तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट है एसेट। सबसे पहला आइटम है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के बाद एक हेडिंग है PPE एंड इनटेंजिबल एसेट। नॉन करंट एसेट क्या है? PPE एंड इनटेंजिबल एसेट। हम लोग जानते हैं PPE का फुल फॉर्म क्या है? PPE का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
नॉन करेंट एसेट में पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। पीपीई मतलब हम लोग का जो भी प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी हम लोग का लैंड जो भी होता है उसको हम लोग पीपीई के सेक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड इनटेंजिबल एसेट मतलब हम लोग का जो भी कंपनी का इनटेंजिबल एसेट होगा, जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, और भी जो भी कंपनी का इनटेंजिबल एसेट होगा उसके पास, वो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेगी। पहला हेडिंग था नॉन करेंट एसेट, दूसरा भी यही हेडिंग है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद हम लोग को लिखना है पीपीई। ऐसे ही तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि एक कंपनी के पास एक ही पीपीई है। हम लोग यहाँ पीपीई हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, वर्किंग नोट में, उसके बाद लिखेगा कंपनी कि उसके पास कितना पीपीई है, सबका डिस्क्रिप्शन देगा। लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी उसके पास प्लांट, जो भी उसके पास मशीनरी, जो भी उसके पास है, वो सारे उसका डिटेलिंग देगा नोट्स टू अकाउंट्स में। उसमें 3 चीज़ रिकॉर्ड होता है, पीपीई एंड जो भी उसके पास असेट है उसका। क्या 3 चीज़? पहला कॉस्ट, दूसरा रिटन डाउन वैल्यू, और तीसरा डेप्रिसिएशन। ये तीनों चीज़ कंपलसरी शो करना है हम लोग को। कहाँ पे शो करना है? वर्किंग नोट में शो करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, इसका भी अगेन डिटेलिंग देना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कंपनी कोई एसेट खुद बनाती है, खुद मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कंपनी को ऑफिस बनाना है, कंपनी बिल्डिंग बना रही है, 2020 में कंपनी चालू की बनाना और वो कंप्लीट होगा 2023 तक। तो 2020 से लेके 2022 तक वो क्या लिखे उस बिल्डिंग को, क्योंकि पैसा तो खर्च हो रहा है तो कंपनी को दिखाना पड़ेगा कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। तो कंपनी क्या दिखाएगी? अभी तो वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है तो कंपनी को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा जितना पैसा उस पर खर्च हुआ है। तो कंपनी क्या लिखेगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखेगी, और उसका जो भी एक्सपेंस है वो यहाँ रिकॉर्ड करेगी। प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ईयर है तो करंट ईयर। उसके बाद इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, सेम अगेन, जैसा अगर कोई टेंजिबल असेट है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेगी। इनटेंजिबल असेट अगर खुद बना रही है, अगर पेटेंट खुद बना रही है कंपनी, कॉपीराइट खुद बना रही है, लेकिन उसका अभी तक रेडी फॉर यूज़ नहीं हुआ, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेगी अंडर यूज़ में। पहला आइटम ख़त्म हो गया, नॉन करेंट एसेट। उसमें कितना आइटम हम लोग देखें? मेनली 2 ही आइटम है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जिसको हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस बोल सकते हैं। पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट, अगेन हेडिंग देंगे पीपीई इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। पहला हेडिंग कंप्लीट। दूसरा क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब, जैसे हम लोग देखें नॉन करेंट एसेट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी खुद जाके इन्वेस्ट की है कहीं पे ताकि वो कुछ कमा सके, कंपनी कुछ इनकम कर सके। नॉन करेंट मतलब विद इन 1 ईयर में ये जो है मैच्योर्ड नहीं होगा। तो नॉन करेंट मतलब 1 साल से ज़्यादा, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए कंपनी कहीं पैसा इन्वेस्ट की है, उससे हाई लमसम अमाउंट जो है रिकवर करेगी। तो 1 साल के ज़्यादा जो भी अमाउंट कंपनी कहीं फिक्स डिपॉजिट में लगाती है, कहीं बिल्डिंग, मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर कहीं भी लगाती है, वो अमाउंट यहाँ पे होगा, वो ये अमाउंट यहाँ पे कंपनी रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट एज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ हम लोग बाद में समझेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। एक तरह हम लोग मान लेंगे कि हम लोग जो एसेट पे किए हैं वो हम लोग का जो रिफंड मिलेगा हम लोग को, उस चीज़ का ये एसेट है, टैक्स पे करने का एसेट। हम लोग को अभी भी जो है पैसा मिलेगा, उस तरह से हम लोग का एसेट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद क्या है? 4th नंबर है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ये एसेट साइड में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नहीं, ये वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नहीं है, ये वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है जो कि कंपनी मतलब हम दूसरे लोगों को दिए, या हम दूसरे कंपनी को दिए, या हमने प्रोवाइड किया दूसरे को और हम इनकम कमाएंगे उससे। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट हमको मिलेगा, मीन्स हमारा कमाई हो गया। तो ये एसेट साइड में इसीलिए क्योंकि हमने लोन दिया है। लोन को यहाँ पे लोन भी प्लस एडवांस भी बोला जाता है, तो एडवांस ये वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए।
तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये एक फोर्थ आइटम है। कम ऑन, फिर से पहला क्या था, नॉन करेंट एसेट, दूसरा क्या था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या था, डेफर्ड टैक्स एसेट, चौथा क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, पांचवा क्या है, अदर नॉन करेंट एसेट। अब अदर नॉन करेंट एसेट मतलब अगर कोई भी नॉन करेंट एसेट रह गया, नॉन करेंट एसेट मतलब कोई भी हम लोग का ऐसा एसेट जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है पर वो हम लोग का एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है, एसेट का बिहेवियर है उसमें, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट एसेट आता है। करंट एसेट ये हेडिंग है, उसमें अलग अलग तरह का जो आइटम है वो आएगा। क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है जो कि विद इन 1 ईयर में मैच्योर हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं फिक्स डिपॉजिट 1 साल तक का भी होता है, तो एफडी में कोई भी इंटरेस्ट कमाई हो रहा है तो उस अमाउंट को जो है कंपनी यहाँ पे रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद इन्वेंट्री, हम लोग जानते हैं, हम लोग टैबुलर फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते थे क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक आएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, पुराने बैलेंस शीट में टी फॉर्मेट वाले में हम लोग डेटर लिखते थे, तो यहाँ पर डेटर नहीं अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे और लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। फिर लिखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं वहाँ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, यहाँ क्या था, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए हम लोन प्रोवाइड किए हैं दूसरे को। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मतलब छोटा लोन, 1 साल तक का लोन एंड एडवांस जो है हम प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद अदर करंट एसेट, कोई भी ऐसा करंट एसेट जो 1 साल से नीचे, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट एग्जाम्पल हो गया, या फिर हमको रिफंड मिला टैक्स से, वो हो गया एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट जो है कंप्लीट कर लिए। इसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को जब हम लोग सम्स बनाएंगे एग्ज़ाम में तो हम लोग को एकदम ये सम कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी जाके हम लोग सम्स और उसका एडजस्टमेंट को टैकल कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।